मैं परीक्षा तो आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए थोड़ा भी समय ना बिताते हुए डायरेक्टली शुरुआत करते हैं हमारी आज की रैपिड फायर रिवीजन को। जैसे कि आप सभी को बताइए आज संडे है और संडे के दिन हम सबसे पहले लेते हैं एक बड़ी सी रिवीजन। तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे रिवीजन के लिए और बताएंगे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे बोला गया है सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलो इसका आंसर क्या रहेगा सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलो बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है और क्या जबरदस्त आपका एनर्जी भी था भाई साहब। चलो वही एनर्जी अब यहाँ पे फिर से एक बार लगाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला गया है, माने कि कौन से पदार्थ बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, इसका आंसर रहेगा आपका कॉपर माने कि तांबा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से किसे उष्मा का खराब संवाहक माना जाता है। चलो आंसर फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग, लाइक शेयर कमेंट करते रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब तो आप तो कर ही लोगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। 20 में 100 क्वेश्चन भाई साहब, एक सेकंड के अंदर पता है कितने आपने 5 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोला गया है तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका वुड माने की लकड़ी रहेगी। क्या रहेगी, वुड माने की लकड़ी रहेगी। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। विच टाइप ऑफ लेंस कॉन्वर्जेस लाइट, माने कि कौन से ऐसे लेंस होते हैं जो अभिसारी होते हैं। कैसे होते हैं, अभिसारी होते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे इसका आंसर क्या रहेगा। माने कि इसको लेंस के बारे में पूछा गया तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, उत्तर लेंस रहेगा। क्या रहेगा, उत्तर लेंस रहेगा। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बात साहब, इसके द्वारा बनाई गई जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब हमेशा कैसे रहेगा, प्रतिबिंब हमेशा कैसे होता है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, पहला रहेगा वो हमेशा आपका आभासी रहेगा। कैसे रहेगा, आभासी रहेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोग आंसर कर रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा जी। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है तो इसका तात्पर्य है कि दर्पण कौन से प्रकार का है। चलो बताओ, आंसर करेंगे सभी लोग। दर्पण के सामने खड़ा होने के बाद प्रतिबिंब अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो सिंपल सी बात है आपका वेक्स भी नहीं हो सकता है और प्लेन भी नहीं हो सकता है। तो बचा कौन सा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए बचा। क्या बचा है, ऑप्शन नंबर ए बचा। यहाँ पे आप सभी को ध्यान में रखना है, यहाँ पे दर्पण के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में, दर्पण के बारे में। और वही अगर मान लीजिए लेंस के बारे में पूछा जाता तो उस टाइम पे आपका कॉन्वेक्स लेंस आंसर रहता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा गया है, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। मिरर इज यूज इन द हाईलाइट्स ऑफ कार, हेडलाइट्स, हाईलाइट नहीं हेडलाइट है। कारों के जो सामने वाले जो उसके आंख होते हैं भाई साहब, उस आंखों में कौन सा मिरर होता है, कौन सा दर्पण होता है। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्या रहेगा जी, बहुत बढ़िया। कौन सा रहेगा, एक जगह पर केंद्रित करने वाला हमारा आईना कौन सा होता है, वो होता है आपका कॉनकेव होता है। कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने, यहाँ पर देखो गलती की आप लोगों ने, यहाँ पर हेडलाइट पूछा गया है माने कि सामने वाला पूछा गया है। और वही अगर आपको रियर व्यू देखने के लिए माने कि पीछे से आने वाली गाड़ियां अगर देखनी है तो जिसे हम बोलते हैं साइड मिरर, इसे हम क्या बोलते हैं, साइड मिरर जो होता है गाड़ी के बाजू में लगा हुआ, इसमें कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा पूछा जाता तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या रहता जी, कॉन्वेक्स रहता। इसे बोलेंगे हम उत्तल रहेगा। क्या रहेगा, उत्तल दर्पण रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी, किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बहुत बढ़िया क्लियर है। यहाँ पे बोला गया है मिरर इज यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ द कार। ठीक है, सामने वाले हेडलाइट की बात कर रहा है, पीछे अगर देखना है तो हम कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो 5वें नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। 6वें नंबर का क्वेश्चन आपके आंखों के सामने ये रहा जो बीपीएससी में पूछा गया है 1999 में। चलो जी सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, लाइक शेयर करते रहना चाहिए और आगे बढ़ेंगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी, जल्दी से, बहुत बढ़िया।
ए सभी लोग ए बोल रहे हैं, सभी लोग ए बोल रहे हैं। दाढ़ी बनाने के लिए, क्या शेविंग के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉनकेव का, क्योंकि शेविंग करने के लिए जो हम कॉनकेव मिरर मान कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर जो प्रतिबिंब हमें दिखता है, जो प्रतिबिंब हमें दिखता है वो कैसे होता है जी? वो आपका रहेगा वास्तविक, और कैसे रहता है? और रहता है आपका बड़ा इमेज होता है। कैसे होता है? बड़ा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो 7वें नंबर का क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। बताइए, सौर कुकर में उपयोग के लिए कौन से दर्पण सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं? चलो बताओ। हम सभी को पता है सोलर कुकर, ठीक है। सोलर कुकर में रेडिएशन को एक जगह पर जमा करने की बात होती है, तो जब कभी भी कन्वर्जिंग इफेक्ट आए तो समझ लीजिए उसमें कॉनकेव का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कॉनकेव का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल का इस्तेमाल किया जाता है। 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हो सकती है। अवतल दर्पण की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। तो यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना है, मैंने हर बार बोला है कि जब कभी भी आपका प्रतिबिंब आभासी रहेगा, आपका प्रतिबिंब हमेशा इरेक्ट रहेगा। इरेक्ट माने कि सीधा रहेगा मिरर की केस में। अगर ये भाई साहब आपका रियल होता है, माने कि वास्तविक अगर आपको नजर आएगा, तो वो हमेशा कैसे रहेगा जी? उल्टा रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जोड़ी जो है ये कभी नहीं भूलना है। अगर ये आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल ऐसे ही हवा में उड़ा दोगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? अगर रियल इमेज मिल रहा है तो वो इन्वर्टेड रहेगा। एनलार्ज मिल सकता है पर छोटा नहीं मिल सकता है। बराबर है? क्लियर है? तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? दंत चिकित्सकों द्वारा रोगी के मुंह के अंदर देखने के लिए आमतौर पर किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? ये सभी के सभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन दर्पण का नहीं जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इतने भी लगभग 10 क्वेश्चन जो मैंने अभी दर्पण के ऊपर लिए, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो पीवाईक्यूज है, ठीक है, उससे ही मैंने निकाले हुए क्वेश्चन है। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? सिंपल सी बात है भाई साहब, पेशेंट के मुंह में देखना है, दांत में कीड़ा लगा है, तो जो दांत का डॉक्टर रहेगा भाई साहब, वो किसका इस्तेमाल करेगा? ऑब्वियस है उसको बड़ा देखना है, तो ऑब्वियस है फिर से क्या आ जाएगा आपका? अवतल दर्पण माने कि कॉनकेव मिरर आ जाएगा। ठीक है, चलो 9th नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ इसका आंसर क्या करेगा? सभी लोग आंसर करेंगे इसका आंसर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इन्वायरमेंट में या ईवीएस में एक क्वेश्चन फिक्स है, वो है आपका ओजोन का या होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। ओजोन के बारे में पूछा जाएगा या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा जाएगा। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये पूछा गया है आपको, ऑब्वियस है आपको ध्यान में आ गया होगा किसके बारे में पूछा गया जी? ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा गया कि ओजोन के बारे में? ये ओजोन के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका फ्रियोन, जिसे हम सीएफसी बोलते हैं। बराबर है जी? क्लियर है? और सभी लोग मुझे बताएंगे कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले जो मूल द्रव्य होते हैं वो जनरली कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये कौन से पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो उसका आंसर रहेगा आपका 17th नंबर का ग्रुप, जिसका नाम है हैलोजन ग्रुप। कौन सा है जी? हैलोजन ग्रुप। और इसमें सबसे खतरनाक जो गैसेस है वो पहला गैस है आपका फ्लोरीन और दूसरा गैस है आपका क्लोरीन। ये दोनों वायु जो है सर्वाधिक ओजोन को खाने वाले, सर्वाधिक ओजोन को खाने वाले और उसको नुकसान देने वाले गैसेस है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि 10 में से कितना स्कोर आपका आया है। चलो बताओ जी, 10 में से आपका कितना स्कोर आया है? इसके बाद कुछ नए क्वेश्चन जो है आपके सामने रखने वाला हूं, फिर से रैपिड रिवीजन लूंगा। चलो बताओ सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बहुत बढ़िया। और अगर आपको फिर से एक बार अपनी जो जॉब है 2025 में टीचिंग परीक्षा के साथ अगर आप जुड़ जाते हो तो इस बार आपकी सिलेक्शन पक्का रहेगा। इस बार बहुत ही बढ़िया कंटेंट
प्रीमियम कंटेंट से भी ऊपर का कंटेंट जो है पेड क्लास में मिल रहा है। साथ में इसके साथ जो है एक्स्ट्रा में 5 से 6,000 के एक्स्ट्रा जो नए सेशन है वो भी मिल रहे हैं, प्रीमियम सेशन मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो 10,000 प्लस वाला जो पीवाईक्यू वाला सेट है वो आपको केवल 99 रुपए में मिल रहा है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है जी? जिसके साथ आपको हर चैप्टर के ऊपर टेस्ट उसका पीडीएफ आपको ही मिल जाएगा। क्लियर है जी? चलो, इतना भी अगर आपने कर लिया तो भाई साहब बीपीएससी इसका इस बार उसका बेड़ा पार करके ही रखेंगे। ठीक है, चलो सभी को बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम लोगों जो है 10 में से 10 मार्क मिले। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। चलो, ये क्वेश्चन जो है मैंने कल आप सभी को होमवर्क के लिए दिया था, कितने लोगों को याद आ रहा है? हाँ चलो बताओ। जी जी जी, अभी मुझे पता चला कि वो 99 वाला जो है वो इनवैलिड हो गया है, अब वो 199 का हो गया है। ठीक है, तो समय का भी महत्व होता है भाई साहब, समय के अंदर हर चीजें हो गई तो अच्छा होता है। अभी एक्स्ट्रा के 100 रुपए देना पड़ेगा आपको। चलो कोई नहीं बात। चलो, ये क्वेश्चन जो है मैंने कब आप सभी को होमवर्क दिया था, बराबर है? इसका आंसर तो आपने कर दिया, सूडोपोडिया। सभी लोग जो है अमीबा कौन से वर्ग से बिलोंग करता है, उसका पोषण विधि कौन सा है और उसका उत्सर्जन वाला अंग कौन सा है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर अभी लिख देंगे। क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जो मैं आप सभी को होमवर्क देता हूं वो ऐसे ही नहीं होते, आपको उन सभी को जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। आपने लिखे नहीं, कुछ ही बच्चों ने लिखे हैं, तो आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमीबा कौन से वर्ग से बिलोंग करता है, तो ये रहेगा आपका प्रोटिस्टा। कैसे रहेगा जी? प्रोटिस्टा नाम का ग्रुप है जिससे बिलोंग करता है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रोटिस्टा में आने वाले जितने भी जंतु है या जितने भी जीव है, ये सभी के सभी कैसे रहेंगे जी? ये रहेंगे आपकी एक कोशीय रहेंगे। कैसे रहेंगे? एक कोशीय रहेंगे। उन्हें बोलते हैं हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोला जाता है। और उसी तरह से अगर पूछा जाता है कि अमीबा के अंदर पोषण विधि कौन सा होता है, तो पहली बात अगर ये पूछा जाता है तो सबसे पहला आंसर आपका आना चाहिए, ये कैसे होते हैं जी? ये होते आपके परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और उसी हेटेरोट्रॉप्स में, उसी परपोषियों में अगर पूछा जाता है तो वो कौन से रहेंगे? वो रहेंगे आपके हैलोजोइक न्यूट्रिशन के रहेंगे। कौन से रहेंगे? हैलोजोइक न्यूट्रिशन के रहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से अमीबा के अंदर जो उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेशन होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या कॉन्ट्रैक्टाइल जो रिक्तिका होता है, ये इसे कंट्रोल करता है। माने कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन ये जो विधि उनके अंदर होते हैं। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है उत्सर्जन। इसका मतलब होता है उत्सर्जन। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि उस कोशिका के अंदर पानी और जो हमारे मिनरल्स है इनकी मात्रा को कंट्रोल करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे बोला जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये दोनों काम अमीबा के अंदर कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या जिसे हम रिक्तिका बोलते हैं वो करता है। क्लियर है? और वही अगर आपको पूछा जाता है कि अमीबा के अंदर भोजन पाचन का काम कौन करता है, भोजन पाचन का काम कौन करता है, तो कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या? और उसी तरह से अमीबा के भोजन के पाचन में कितने स्टेजेस होते हैं? चलो देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। अगर पूछा जाता है तो वो रहेगा आपका फूड वैक्यूअल। कौन रहेगा? फूड वैक्यूअल, माने कि जो खाद्य रिक्तिका होती है वो भोजन का पाचन करेगी। और उसी तरह से अगर भोजन का पाचन होते समय अमीबा के अंदर कितने स्टेजेस होते हैं जिनके अंदर पूर्ण पाचन होता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका 5। और बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी लोगों ने आंसर किया है। ठीक है, चलो कुछ जो है यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन लगाए हैं जो हमारे एनसीईआरटी से निकाले गए। मैंने कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं से सभी लोग इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी है। ठीक है, चलो बताओ अगर पूछा जाता है अमीबा इज ऑर्गेनिज्म, फिल इन द ब्लैंक से इसे क्या भरोगे? यहाँ पे ऑप्शन वगैरह आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, अपना दिमाग दौड़ाएंगे। बहुत बढ़िया जी।
ये अमीबा एक कोशीय जीव है। कैसा है? एक कोशीय जीव है। इसे बोलेंगे हम यूनिसेलुलर है। कैसा है? यूनिसेलुलर है। और उसी तरह से इट मूव्स यूजिंग, माने कि ये किसके माध्यम से गतिशील होता है? चलो इसका भी है, सभी लोग जल्दी से आंसर में। जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया। इसका क्या रहेगा? सूडोपोडिया। इसका आंसर क्या रहेगा? सूडोपोडिया। ये सही रहेगा। इसके बाद अमीबा फॉलोज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसके दोनों भी आंसर हो सकते हैं। एक तो यहां पे आप लिख सकते हो कि ये परपोषी होते हैं, ऑप्शन में अगर परपोषी है, या तो आप लिख सकते हो ये हाइलोजोइक होते हैं। कैसे होते हैं? हाइलोजोइक होते हैं। अगर दोनों भी है तो आपका आंसर रहेगा मोर देन वन ऑफ अबव रहेगा। और वही अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो अमीबा के अंदर कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? वो होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। और उसमें भी अगर पूछा जाता है तो वो होता है आपका बाइनरी। कौन सा होता है? बाइनरी। और उसी तरह से क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब सब चौंक जाओगे कि सर ये क्या लगा दिए, अभी तो गर्मी शुरू हुई जी। बिल्कुल गर्मी शुरू हुई है। कितने लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है भाई साहब? हमारे साउथ इंडिया में तो गर्मी शुरू हो गई है। सच में बताओ तो ये लगा के जो है भाई साहब अंदर पसीना आ रहा है। ठीक है, गर्मियां शुरू हो चुकी है। और इसी गरम गरम माहौल में एक किसी विद्यार्थी ने एक क्वेश्चन पूछा था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो इसे मैं थोड़ा सा जूम करके बताना चाहूंगा आपको। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि निशा कुमारी जी है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरा एक डाउट है, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है? माने कि इन्होंने पूछा है कि उष्मा उष्मा और तापमान में अंतर क्या है? तापमान में अंतर क्या है? कोई बता सकता है क्या? चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे मुझे कि जो कुमारी जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर हीट और टेम्परेचर में अंतर क्या है, तो कोई मुझे बता सकता है क्या? मेन तौर से जो छोटे छोटे अंतर है जो अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चलो बताओ। सभी लोग आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट सभी लोग आंसर करेंगे। अगर मैं ऊष्मा की बात करता तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है। एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है। तापमान क्या है जी? तापमान क्या है? उष्मा या ठंडी, उसकी फीलिंग, माने कि सेंसेशन है। ये क्या है? सेंसेशन है, हमारी फीलिंग है। हमारी क्या है जी? फीलिंग है। जैसे कि मान लीजिए ठंडे पानी में हाथ डालोगे तो आपको ठंडा लगेगा। जो ठंडा लग रहा है वो क्या है? आपकी ठंडी है, बराबर है। वही अगर गर्म पानी में हाथ डालोगे, ओए भाई साहब जल गया रे, इस तरह से जब बोलते हो तो वो क्या होता है? वो गर्मी का एहसास होता है, हीट का एहसास होता है, उष्मा का एहसास होता है। मान कि उष्मा को महसूस करना मतलब तापमान होता है। इतना समझ में आ गया है जी? यह आपको अगर क्लियर हो गया, फिर से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, इसके ऊपर सभी लोग आंसर करेंगे। मैं अगर ऊर्जा की बात करता हूं तो इस उष्मा को एसआई इकाई कौन सी रहेगी? और उसी को अगर मैं तापमान की बात करता हूं तो इसे गिनने के लिए एसआई इकाई क्या रहेगी? है ना, एसआई तो होता है, ठंडी तो वाली से होती है ना? बहुत बढ़िया जी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उष्मा को गिना जाएगा, एसआई इकाई रहेगी उसकी जूल। इसकी इकाई क्या रहेगी? जूल। और एसआई यूनिट ऑफ तापमान या टेम्परेचर पूछा जाता है तो इसका उत्तर रहेगा आपका केल्विन। क्या रहेगा? केल्विन रहेगा। और क्या कोई मुझे बता सकता है कि उष्मा और तापमान में क्या संबंध है? क्या संबंध है जी? संबंध ये है, हमने ये पढ़े हैं कि ये जो उष्मा होती है, ये जो उष्मा होती है, ये उष्मा जो कि एक ऊर्जा का रूप है, ये हमेशा ज्यादा तापमान वाले ज्यादा तापमान वाले जगह से ये हमेशा कम तापमान वाले जगह के ऊपर बढ़ता है। किसकी तरफ बढ़ता है? जहां पर ज्यादा तापमान है, इसका मतलब क्या है जी? इसमें उष्मा ज्यादा है। और जहां पर तापमान कम है, इसका मतलब यहां पे ऊर्जा कैसी है जी? ऊर्जा कम है, ऐसे बोला जाता है। और ये एनर्जी का थ्योरम है। ये बोला जाता है कि जो भी ऊर्जा है, चाहे कौन सी भी प्रकार की ऊर्जा क्यों ना रहे, वो हमेशा ज्यादा वाले एरिया से
कम वाले एरिया की तरफ ही बढ़ती है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? सबको समझ में आ गया है जी? ये सबको क्लियर हो गया है क्या जी? चलो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, क्या ये आपको समझ में आ गया है? बहुत बहुत बढ़िया। ये आपको क्लियर अगर हो गया है तो कुछ क्वेश्चंस के मुझे आंसर करेंगे, बताएंगे धड़ल ले से कि इसका आंसर क्या रहेगा जी? बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई नहीं है? एसआई इकाई यहां पे इसके ऊपर ध्यान देंगे, नहीं है। नॉट ओहम्स, एम्पियर, न्यूटन। आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर आपको याद है तो मैंने कल ही क्वेश्चन लिया था कि जो कैलोरीज होती है ये ऊर्जा की इकाई तो है, ये ऊर्जा की इकाई तो है, पर ये ऐसा इकाई नहीं है। ऊर्जा की ऐसा इकाई अभी हमने पढ़े वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। न्यूटन की ऐसा इकाई किसकी होती है? एम्पियर ऐसा इकाई किसकी होती है? और ये ओहम एसआई इकाई किसकी है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगर मैं बात करता हूं न्यूटन की तो ये एसआई इकाई है आपकी, बल्कि एम्पियर माने कि ये रहेंगी आपकी करंट की। ओहम की बात करता हूं तो ये रहेगी आपकी प्रतिरोध की, माने कि जिसे बोलेंगे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। किस उपकरण का उपयोग रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? चलिए फास्ट। हाँ ये तो रह ही गया था हमारा, है ना? हमने पढ़े नहीं भाई साहब कि तापमान को कैसे गिना जाता है और ऊष्मा को कैसे गिना जाता है, पर इसके बारे में मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद आ रहा है। और यहाँ पे जिन लोगों ने मेरा कल का लेक्चर किया है वह बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगर हमें ऊष्मा को गिनना है, किसे गिनना है जी? हीट को गिनना है, माने कि ऊष्मा को गिनना है, तो उसके लिए हमने इस्तेमाल किए कैलोरीमीटर, जिसका भी दूसरा नाम था बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसे ही बोला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जहां पर गिना जाता है कि किसी भी फ्यूल का या किसी भी ईंधन से निकलने वाली उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं वो कितनी ऊर्जा वहां से निकलती है। क्लियर है? और वही अगर मैं पूछूंगा कि थर्मामीटर थर्मामीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये होता है, इसका आंसर क्या करोगे? ये तापमान गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तापमान गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाना थर्मामीटर में कौन से दो द्रवों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? वो दोनों द्रवों का नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। पहला रहेगा आपका पारा और दूसरा रहेगा आपका इथेनॉल। कौन सा रहेगा? इथेनॉल रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और उसी तरह से अगर मैं बैरोमीटर की बात करता हूं तो बैरोमीटर से हम क्या गिनेंगे जी? हम गिनेंगे प्रेशर, माने कि दाब गिनेंगे, दबाव गिनेंगे। और हाइग्रोमीटर की बात करता हूं तो ये क्या गिनता है? सभी लोग इसका आंसर आप सभी के लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कर लेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। पर उसके पहले ये देखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर कुछ इस तरह से नजर आता है, जहां पर जो है किसी भी फ्यूल, किसी भी ईंधन की उसमें से निकलने वाली कितनी ऊर्जा होती है, जिसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, उसे कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 11th क्लास से लिया गया क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग जो इसे सॉल्व कर पाते हैं। चलो बताओ फास्ट। देखो क्वेश्चन, देखो कितना जबरदस्त लिखा गया है ना? यहाँ पे लिखा भी गया है चैप्टर 11, ठीक है, कक्षा 11वीं, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सभी लोग। क्या क्या लिखा गया अच्छे से? बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही बात बोले। वो ह्यूमिडिटी का यंत्र होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे बोला गया है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर बिटवीन द टू बॉडीज, बिटवीन द बॉडीज इट्स सराउंडिंग ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। एकदम सही है। माने कि यहाँ पे बोला गया है कि तापमान में जो अंतर होता है उसके वजह से जो ऊष्मा, जो कि एक ऊर्जा का रूप है, वो स्थानांतरित होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा बोला गया है हीट कैन ओनली बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ केल्विन। एक बात मुझे बताओ, अभी अभी मैंने आप सभी को बताया है कि हीट को कौन से टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? या तो इसे जूल में, या तो इसे कैलोरीज में एक्सप्लेन करेंगे। केल्विन में किसको एक्सप्रेस करेंगे? हम एक्सप्रेस करेंगे तापमान को। इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका गलत रहेगा। आंसर आएगा आपका ओनली वन। क्या आएगा? ओनली वन आएगा। क्लियर है? कितने लोगों ने सही उत्तर किया? एक बार हाथ ऊपर कर देगा।
जितने लोगों ने सही उत्तर किया एक बार हाथ ऊपर करेगा, और जिन लोगों ने सही उत्तर किया है और जिसको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, उन लोगों ने अगर कमेंट नहीं किए तो भाई साहब एक साथ जो है उसको कमेंट ठोक देंगे जी। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, थोड़ा सा साउंड के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, उष्मा यहां पर खत्म हो गई, अभी बढ़ते हैं आवाज के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि साउंड से दो ही ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एक तो लाउडनेस और श्रिलनेस आपको पता है, और दूसरा है ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर कर देंगे वोकल कॉर्ड इन द मेन आर 20 mm लॉन्ग, बिल्कुल सही है। हमें जानना है फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो द वोकल कॉर्ड इन द वुमन आर अबाउट 5 mm शॉर्टर, ये भी आपका सही है। चिल्ड्रेंस हैव वेरी स्मॉल वोकल कॉर्ड, ये भी आपका सही है। माने कि गलत क्या है जी, गलत क्या है यहाँ पे, गलत तो एक भी नहीं है ना, गलत कितने हैं, एक भी नहीं है। और आंसर देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पूछा गया है असत्य कौन सा है ना। मैंने बोला था क्वेश्चन में दम नहीं होता है, उनके ऑप्शंस में दम होता है, ये वाले ऑप्शंस में दम होता है। कितने लोगों ने रॉन्ग कर दिए भाई साहब, चलो बताओ एक बार हाथ ऊपर करो, देखने तो संडे कैसे गया आपका। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो फिर से मोए मोए हो गया। चलो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये आप सभी को ध्यान में रखना है, जो कि इंफॉर्मेशन वहां पे दी गई थी। अगर मैं मानवों की बात करता तो उनका 20 mm लॉन्ग होता है, वुमन की बात करता तो 15 mm, यहाँ पे लिखा था 5 mm शॉर्ट। 5 mm शॉर्ट का मतलब क्या होता है, 20 से 5 mm कम, मतलब 15 mm होगा। बच्चों का उससे भी छोटा रहेगा। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, अगर मैं पुरुषों की आवाज की बात करता हूं तो पुरुषों की आवाज में, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, अगर मैं बात कर रहा हूं पुरुषों की आवाज की, अगर मैं पुरुषों के आवाज की बात करता हूं तो पुरुषों के आवाज में क्या ज्यादा होता है जी, इनमें इनके आवाज की प्रबलता ज्यादा होती है। और प्रबलता ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उनके आवाज का जो आयाम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वो एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि ये जो प्रबलता है, जिसे हम लाउडनेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाउडनेस बोलते हैं, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ सीधे अनुपात में होता है। कैसे होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ सीधे अनुपात में होता है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड मैंने 2 गुना कर दिया तो आपकी प्रबलता कितना गुना बढ़ जाएगी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, चलो बताओ। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्या पूछा गया है, अगर मैंने लाउडनेस अगर सीधे अनुपात में है आपके एम्पलीट्यूड की माने कि आयाम के साथ, अगर मैंने इसको 2 गुना बढ़ा दिया, किसको, एम्पलीट्यूड को माने कि आयाम को, तो लाउडनेस बढ़ जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ के रहेंगे। और वही अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं, अगर मैं महिलाओं की आवाज की बात करता हूं तो महिलाओं की आवाज में क्या ज्यादा होता है, सभी लोग मेरे लिखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ कौन पहले लिखेगा, महिलाओं के आवाज में क्या ज्यादा होता है जी, उनके आवाज की जो तीक्ष्णता होती है वो ज्यादा होती है। और तीक्ष्णता ज्यादा होती है किसकी वजह से, क्योंकि उनके आवाज में जो उसकी आवृत्ति रहेगी, आवृत्ति माने कि जिसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और इसी के वजह से महिलाओं की आवाज एक तो तीक्ष्ण रहेगी, और उनके आवाज का जो पिच होता है वो पिच भी कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा। कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सभी लोग, क्या रहेगा, जल्दी जल्दी। जी हाँ, मच्छर के आवाज की तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा होती है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। यहाँ पे 1200 के आसपास बच्चे यहाँ पे लाइव है ना। और लाइक देखो कितने कम हुए हैं। क्यों इतनी कंजूसी करते हो भाई साहब, है ना, क्यों इतनी कंजूसी करते हो। धड़ल्ले से लाइक कर दो, 1000 का टारगेट अपना कंप्लीट हो जाएगा। चलो बताओ जी,
इसका आंसर क्या रहेगा? डिपेंड्स ऑन वेट फैक्टर, तो अभी से आपका एम्पलीट्यूड रहेगा। क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रहा आपका शेर, ये रहा आपका शेर, और वो क्या कर रहा है? वो दहाड़ रहा है। और अगर आपको पूछा जाता है शेर की दहाड़ में क्या ज्यादा होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? शेर की दहाड़ में उस आवाज की प्रबलता ज्यादा होती है। कैसी होती है? प्रबलता ज्यादा होती है। मान कि शेर से मुंह से निकलने वाला आवाज, उसके आवाज की आयाम ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी? आयाम ज्यादा रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से लाउडनेस के कुछ प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीधे मैंने एनसीईआरटी से लिए गए, और एनसीईआरटी में देखो जो बने हैं क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, जैसे कि वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में कि अगर मैं एम्पलीट्यूड को 2 गुना बढ़ाता हूं, तो आपका लाउडनेस, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रबलता बोलेंगे, वो कितने बन जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। और वही अगर आपको पूछा जाता है लाउडनेस माने कि प्रबलता, इसकी इकाई क्या है, तो उसका आंसर रहेगा आपका डेसिमल। क्या रहेगा जी? डेसिमल। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहाँ पे सबको समझ में आ गया है? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। आपने अक्सर ऐसा कुछ देखा होगा, कितने लोगों ने ये देखा है? ये ओपेरा नाम का एक सॉन्ग होता है जो जनरली यूरोपियन कंट्रीज में, सेम स्पेन जैसे कंट्रीज में बोला जाता है, बड़ा फेमस है। वो आपने सुना भी होगा, इस तरह से चिल्लाते हैं भाई सर। और आपने देखा होगा अक्सर कि वो जो जब भाई साहब वो आवाज जो गाना गाते हैं ना, आपने कार्टून मूवीज में और बाकी चीजों में देखा कि भाई साहब उसकी वजह से कांच के टुकड़े जो है भाई साहब ऐसे बिखर जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है जी? कहा गया उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। और जब कभी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी भाई साहब, उसमें ऊर्जा की मात्रा भी ज्यादा होती है, ये हमने पढ़े हैं। बराबर है कि नहीं? बराबर है। कितने लोगों को याद आ रहा है? फ्रीक्वेंसी इस सीधे अनुपात में होते हैं आपके किसके साथ? ऊर्जा के साथ। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा बढ़ाओगे, ऊर्जा भी उतनी ही बढ़ती है। और इसी की वजह से जब जब जो प्राकृतिक आवृत्ति होती है किसी भी चीज की, जब एक्सटर्नल आवृत्ति माने कि फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाता है, तो वहां पे एक फिनोमिना होता है जिसे बोला जाता है रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस। और उसी के वजह से ये कांच का टुकड़ा टूट जाता है। ये कांच जो है भाई साहब वो टूट जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे फास्ट। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इंक्रीजेस व्हाट हैपन टू द पिच। यहां पे बोला गया है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो भाई साहब पिच क्या हो जाएगा? सिंपल सा आंसर है, ये भी बढ़ जाएगा। ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पिच और फ्रीक्वेंसी किसके साथ रिलेट करते हैं? ये करते हैं आपके श्रिलनेस के साथ। श्रिलनेस जिसे हम बोलते हैं तीक्ष्णता के साथ। अगर तीक्ष्णता ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों भी कैसे रहेगा? ज्यादा ही रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन जो अगर आप देख पा रहे हो, ये बीपीएससी टीआरई क्लास 9-10 में पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? द एनर्जी प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर रिएक्शन कम्स फ्रॉम। चलिए आंसर करेंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम लोग जो इसका सही उत्तर कर रहे हैं, इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 9-10 का क्वेश्चन फोड़ेंगे जो जीएस में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे बोलेंगे परमाणु विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु विखंडन बोलेंगे। और यहाँ पे कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये हेवी वाटर के बारे में हमने पढ़े हैं। कोई बता सकता है ये हेवी वाटर मतलब क्या होता है, जिसे हम भारी पानी के नाम से जानते हैं? ये भारी पानी ये किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज ए मंदक के रूप में काम करता है। मंदक के रूप में काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और उसी तरह से ये भारी पानी का फार्मूला क्या है जी? इसे बोलते हैं D2O माने कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? और ये ड्यूटेरियम क्या है? ये ड्यूटेरियम आपके हाइड्रोजन का एक प्रकार का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का क्या रहेगा? ये आइसोटोप रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये रिएक्शन आप देख पा रहे हो, अगर आप अच्छे से देख पाओगे। चलो इस पूरी प्रक्रिया को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है,
परमाणु संयंत्र के ऊपर जो ऊर्जा पैदा करने वाले जो हमारे पास बड़े बड़े कारखाने हैं, उसमें जनरली कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में पहले लिखोगे कि यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 ये मूल द्रव्य जो कि एक प्रकार का रेडियो एक्टिव माने कि रेडियो धर्मिता उसके अंदर गुण होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, उसे तोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कि वो रहेगा न्यूट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा? न्यूट्रॉन रहेगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, और चाहे अगर मैं न्यूट्रॉन को यहां पे लग रहा हो, और अगर चारों के बीच में अगर आपको प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी, सबसे फिर से बता रहा हूं, किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो उसका आंसर आपका रहना चाहिए न्यूट्रॉन पार्टिकल। किसके रहेंगे? न्यूट्रॉन, जिसमें सबसे ज्यादा गति होती है, और इसी गति और इसी गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल कर कर किसी भी हेवी एलिमेंट या भारी परमाणु को हम तोड़ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और जब इसे तोड़ा जाता है तो इसमें लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी भारी संख्या में ऊर्जा बाहर निकलती है, और इसी तरह से वो कंटिन्यूअसली अगर चलते, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और एक बात और ध्यान में रखना, अगर आप 9, 10 और 11, 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब कभी भी यूरेनियम के ऊपर हम न्यूट्रॉन फॉल करेंगे, बम्बार्ड करेंगे, वो टूट जाएगा, टूटने के बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वो रहेगा आपका बेरिलियम, और एक रहेगा आपका क्रिप्टॉन। क्लियर है जी? ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और उसमें से कितने न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे? यहां से 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। और इन न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है? देखते हैं कितने लोग जो है इसका सही उत्तर कर पाते हैं। इन न्यूट्रॉन का अवशोषण करने का काम कौन करता है? सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, बहुत बढ़िया। कौन करता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आंसर, आंसर कौन करेगा? कोई भी, कोई भी। बहुत बढ़िया, कैडमियम रॉड। कौन करेगा? कैडमियम रॉड जो है वो उसको अवशोषण करने का काम करता है। बहुत बढ़िया जी, न्यूट्रॉन एब्सॉर्बर करके उसे काम करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले। ठीक है, ये डेटा गलत है, इसके ऊपर ध्यान ना दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हेवी वाटर? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हेवी वाटर? भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? हेवी वाटर जिसे बोला जाता है, अभी बताया आपने, ये रहेगा आपका D2O। क्या रहेगा? D2O। सभी लोग मुझे बताएंगे, क्या ये भारी पानी हम पी सकते हैं? क्या पी सकते हैं क्या? जी नहीं, इसका उत्तर क्या रहेगा? नहीं, हम भारी पानी नहीं पी सकते। आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन जो है एक्चुअली सीटेट में पूछा गया है D2O के बारे में। ठीक है, भारी पानी है, ये हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, और इसे हम पी भी सकते हैं। ठीक है, तो पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? कहा गया, आ जाओ जल्दी से। हाँ, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? इन हेवी वाटर ड्यूटेरियम रिप्लेस विच एलिमेंट? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते। चलो बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, लाइक शेयर करते रहेंगे। और बहुत बढ़िया है, वहां पे आप सभी ने 1K लाइक का टारगेट जो है पूरा कर दिया है। और नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा? 1.5K का रहेगा। सभी लोग इसके लिए भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे और बताएंगे जल्दी से ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं क्या। चलो फास्ट फास्ट, इसका आंसर क्या रहेगा? भारी पानी में ड्यूटेरियम हाइड्रोजन की जगह लेता है। किसकी जगह लेता है? हाइड्रोजन की। और यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे सर नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन कहां से आ गया? नाइट्रोजन कहां से आ गया? अगर नाइट्रोजन की बात करूंगा तो हमारे पृथ्वी के ऊपर, हमारे पृथ्वी के वातावरण में पाए जाने वाला सर्वाधिक कौन सा मूल द्रव्य है? तो वो रहेगा आपका नाइट्रोजन। पर वही अगर टोटल पृथ्वी की बात करता तो पूरी पृथ्वी के, ठीक है,
पूरे पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा एलिमेंट है, तो वो है आपका ऑक्सीजन रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और वही अगर पूरे ब्रह्मांड में पूछा जाता है तो वो रहेगा आपका हाइड्रोजन। कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाया जाने वाला मूल द्रव्य कौन सा है, तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। पूछा गया है कि बल के संबंध में कौन सा कथन सही है। बल के संबंध में कौन सा कथन सही है, माने कि बल के रिलेटेड कौन सा यहां पे सेंटेंस जो है वो सही दिया गया है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। एक बात मुझे बताइए, ये क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ही है, ठीक है। हाँ, संपर्क बल के दो प्रकार, मांसपेशीय बल और घर्षण बल। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द। इसका आंसर क्या आएगा जी? एकदम सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, बराबर है। और सभी लोग जो है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि असंपर्क बल कौन कौन से होते हैं। असंपर्क बल के नाम लिखेंगे, कोई भी 3 नाम आपको ध्यान में रखना है, और यही 3 नाम जो है आपके एग्जामिनेशन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बैल गाड़ी को खींच के लेके जा रहा है, तो बैल के द्वारा किया गया कार्य कौन से प्रकार का कार्य है जी? ये एक प्रकार का संपर्क बल है। क्यों संपर्क बल है? क्योंकि संपर्क आ रहा है, सीधे सीधे आ रहा है। ये रहा आपका फ्रिक्शन। भाई साहब गाड़ी चला रहे, फ्रिक्शन का मुख्य कारण कौन सा होता है? फ्रिक्शन का मुख्य कार्य अगर कोई होता है तो वो होता है कि दो सतह के बीच में जो ये आपको इरेगुलरिटीज नजर आ रही है, यही मुख्य कारण होता है आपके फ्रिक्शन का, माने कि घर्षण का। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसे रहता है। घर्षण द्वारा किया गया जो कार्य रहेगा वो हमेशा कैसे रहेगा जी? वो नकारात्मक रहेगा। कैसे रहेगा? नकारात्मक रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है आपके बल के बारे में। ठीक है, सब लोग आंसर करेंगे। कौन सा कथन असत्य है बल के संबंध में? चलो बताओ इसका आंसर, जल्दी 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 आंसर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करते रहेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करके रख देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। और जल्दी ही फिर से एक बार रैपिड रिवीजन लेने वाला हो, तो उसके लिए भी सभी लोग तैयार रहेंगे जल्दी से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, इसी तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से सभी लोग जो है आंसर करेंगे ताकि हम जल्दी जल्दी बता पाएंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? फोर्स इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली बोल दिया तो गलत है। फोर्स इज नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, ये भी गलत है। बोथ ए एंड बी आर गलत, माने कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि बल जो होता है ये कौन से प्रकार की राशि होती है जी? ये होती है आपकी सदिश राशि होती है। कैसी होती है? सदिश होती है, इसे बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेक्टर है इसका मतलब क्या है? उसके अंदर दिशा रहेगी, डायरेक्शन रहेगी, और दूसरा क्या रहेगा? उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, उसका माने कि उसका कोई ना कोई परिमाण भी रहेगा। क्या रहेगा? परिमाण भी रहेगा। दिशा और परिमाण दोनों भी उसके अंदर होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है, इसका आंसर कर देंगे। बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8 के साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंट्रोल द बॉडी बैलेंस? और ये वाला क्वेश्चन जो है लगभग 99% लोगों ने गलत कर दिया था जब ये पेपर में आया था, 99%। और उसी तरह से 99% जो फैकल्टी, जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने भी गलत कर दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का बीपीएससी ने जो आंसर दिया था वो दिया था कान दिया था। भाई साहब क्या दिए थे? कान दिए थे, ईयर दिया था। ठीक है, क्या दिए थे? ईयर दिए थे, आपको याद रखना है। ये अभी अभी क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, और अभी भी सभी लोग आंसर जो ऑप्शन नंबर डी दे रहे हो। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है कि बीपीएससी ने यहाँ पे ऑर्गन के बारे में पूछा गया है, मान कि अंग के बारे में पूछा गया है। और आप सभी को बताओगे, मुझे बताओ कि यहाँ पे सेरेबेलम जो है कोई अंग नहीं है, ये कोई अंग नहीं है जी, बराबर है। ये क्या है? ये क्या है? एक प्रकार के ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है।
अगर मस्तिष्क के पार्ट के बारे में अगर पूछा जाता तो भाई साहब आपका आंसर ऑब्वियस है, सेरेबेलम होता। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन होता, यहाँ पे ऑर्गन ये शब्द अगर नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंट्रोल द बॉडी बैलेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंट्रोल द बॉडी बैलेंस, ऑर्गन ये शब्द अगर नहीं होता तो उस टाइम पे आपका आंसर जो है सेरेबेलम और ईयर माने कि कान, ये दोनों भी होता। सबको समझ में आ गया है बीपीएससी ने किस जुगाड़ की तरह जो है इस क्वेश्चन का आंसर ही घुमा दिया भाई साहब। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जी बिल्कुल, हमें भी पता है, हमने वही सोचे थे कि डी होगा, डी होगा, पर बीपीएससी ने इसका आंसर जो है कान दिया है। ठीक है, चलो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से? जी रिंकी जी बिल्कुल, कक्षा 10वीं का चैप्टर जो है जहां पे कान के बारे में 10वीं या 9वीं का कक्षा एनसीईआरटी में दिया गया है, वहां पे लिखा गया कि ईयर वो ऑर्गन है जो बॉडी बैलेंसिंग में मदद करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। यहां पे पूछा गया है, एक बकेट आपको दिया गया है, ए बी और सी, इस 3 प्रकार के पॉइंट आपको दिए गए, और यहां पे पूछा गया है कि कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। कल ही मैंने आपको पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है, कि प्रेशर जो होता है वो होता है रो जी एच, है ना, रो जी एच पे डिपेंड करता है। मान कि यहाँ पे डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण वो भी लगभग कांस्टेंट रहेगा। मान कि प्रेशर जो होता है वो सीधे अनुपात में होता है आपके हाइट के साथ, इसे बोलेंगे हम डेप्थ बोलेंगे। डेप्थ माने कि बोलेंगे गहराई, क्या बोलेंगे? गहराई। मान कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर मान कि दाब क्या होता है पानी के अंदर का, वो भी बढ़ता जाएगा। मान कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो सी और बी पॉइंट जो है एक ही लेवल पे है, मान कि यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, कुछ इस तरह का आना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे कहां पर आपको आंसर नजर आ रहा है जी? जी बिल्कुल, और सॉरी ये उल्टा हो गया ना, ठीक है, ये तो कम रहेगा, ऐसा आना चाहिए। तो कहां पे रहेगा आंसर आपका? सी और बी का प्रेशर समान है और ये ए से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से इस कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मैं अगर दाब की बात करता हूं, तो अगर मुझे हवा का दबाव गिनना है, अगर मुझे हवा का दबाव माने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर गिनना है, तो मैं कौन से यंत्र का इस्तेमाल करूंगा? पर वही अगर मैं किसी लिक्विड का या किसी तरल पदार्थ का अगर मैं मुझे दबाव गिनना है, तो उस टाइम में मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? दबाव, इसकी एसआई इकाई क्या रहेगी? और उसी तरह से दबाव माने कि प्रेशर जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है, ये भी बताना है मुझे, माने कि स्केलर है कि वेक्टर है। तो सबसे पहले इसका आंसर सभी लोग कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका सभी ने आंसर दे दिया लगभग। ये है आपका बैरोमीटर। ये क्या है आपका? बैरोमीटर। और जब कभी भी किसी तरल पदार्थ का अगर हमें दबाव गिनना है, तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसमें मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसी तरह से अगर मैं इसकी ऐसा इकाई बोलता हूं, तो इसका आंसर भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लिखकर दे रहा हूं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। इसका भाई साहब आप जो है क्या करोगे? इकाई में कन्वर्ट करोगे, वो इकाई कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। और उसी तरह से इसका आंसर मैं बता देता हूं, दबाव जो होता है एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है, फास्ट। बहुत बढ़िया जी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? प्रतिध्वनि की घटना किस कारण होती है? तो सीधा सीधा इसका आंसर है, ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, माने कि ध्वनि का परावर्तन। इसका क्या रहेगा?
ध्वनि का परावर्तन, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, बराबर है, ये हमने पढ़े हैं। और ध्वनि अगर रिफ्लेक्ट होती है तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएंगे कि अगर ये इको हो रहा है तो ये इको जिसे हम प्रतिध्वनि बोलते हैं, ये कितने सेकंड में आवाज वापस आनी चाहिए, तो वो होता है आपका 0.1 सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए। 0.1 सेकंड से वो आवाज वापस आनी चाहिए। और उसी तरह से अगर उस सतह का अंतर पूछा जाता है तो वो होता है लगभग 17.2 मीटर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया? आपको सभी को आ गया? ओके, कितने लोगों को याद आ रहा है? बंटी बबली याद आ रहा है किसी को? जी बिल्कुल, बंटी बबली 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 बबली, ऐसा कुछ आवाज है, याद आ गया सभी को? चलो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जब कभी भी इको होता है तो उसके लिए जो परावर्तन करने वाली जो सतह होती है वो हमेशा प्लेन रहनी चाहिए। किसे प्लेन? माने कि वो समतल रहनी चाहिए, तभी जाकर आपको इको जो है वो अच्छे से सुनाई देता है, ठीक है। चलो, ये रहा, आप सभी को पता है, यहां से आवाज निकला, जाएगा और वापस आएगा। ये जाएगा और वापस आएगा, यहां पे लगने वाला जो अंतर होता है वो 0.1 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। और यहां से लेकर ये जो दीवार है, ये जो अंतर है वो 17.2 मीटर होता है। पर अगर आपको पूछा जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इको, माने कि जब प्रतिध्वनि बनती है तो उस दौरान आवाज कुल कितना अंतर नापती है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? ये 17.2 आगे जा रही है और 17.2 पीछे आ रहे हैं, माने कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जी? टोटल डिस्टेंस करेगा वो क्या करेगा? 34.4 मीटर, इतना अंतर जो है टोटल कवर करेगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये हमने पढ़े हैं अभी अभी, बराबर, सबको पता है? सबको पता है ना? पता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो पिच भी बढ़ते जाता है, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसे क्या बोलेंगे? उसका पिच भी कम होते जाएगा। और हमारी मानव शरीर की जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। अगर किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति मान लीजिए 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज्यादा है तो उसे हम बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। क्या बोलेंगे? अल्ट्रासाउंड। अगर 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इंफ्रासाउंड। क्या बोलते हैं जी? इंफ्रासाउंड या इंफ्राध्वनि बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब, तो हाँ, इको का क्वेश्चन है, सब लोग इसका आंसर कर देंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, इसी तरह से इसे आगे लेकर जाते हैं। और बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? प्रतिध्वनि जब सुनाई देती है, जब परावर्तित ध्वनि श्रोता तक पहुंचती है 0.1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 0.1 सेकंड के अंदर बाहर पूछनी चाहिए। और उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन से जाने से पहले जो है एक एप्लीकेशन आपको बताता हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसे बोलेंगे ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का जो परावर्तन होता है, उस परावर्तन के ऊपर काम करने वाले, उस सिद्धांत पर काम करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, जो कि जनरली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जी? वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंसान की जो धड़कने होती है उसे सुनने के लिए, कि वो ढंग तरीके से चल रहे कि नहीं चल रहे, इंसान जिंदा है कि बस अब परलोकवासी हो गया, ये जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बराबर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा? द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। चलो बताओ, यहाँ पे बोला गया है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम न्यूनतम कितनी दूरी लगनी चाहिए? बताइए इसका आंसर। कोई भी गलत नहीं करेगा जी। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, 1.1 के लाइक हो चुके हैं। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। अगर आप नए जुड़े हो टीचिंग परीक्षा के साथ और करना चाहते हो इस बार अपनी बीपीएससी पार, तो एक ही रास्ता, एक ही सहारा, टीचिंग परीक्षा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। 17 मीटर क्या रहेगा? 17 मीटर रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हमारे बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेगा। इस क्वेश्चन को लगभग मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा आपके विघटक जो होते हैं, विघटक जिसे हम डीकंपोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकंपोजर बोलते हैं। वो डीकंपोजर कहां पर आते हैं? कौन से ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं?
इसका आंसर सभी लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स माने कि कीटभक्षी पौधों के बारे में पूछा जाता है तो वो कहां पे आएंगे जी, वो आएंगे प्रोड्यूसर में आते हैं। कहां पर आते हैं, प्रोड्यूसर में आते हैं। किस में आते हैं, उत्पादक में आते हैं। क्योंकि ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट का इस्तेमाल कर कर ये सूर्य प्रकाश से अपना खाना खुद बनाएंगे, और इसीलिए कैसे होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। और साथ में नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए, किसके लिए, नाइट्रोजन के प्राप्ति के लिए वो क्या खाते हैं जी, वो कीट का विघटन करते हैं। बराबर है, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे कि अगर मैं विघटक की बात करता हूं तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं। ये कौन से ट्रॉपिक लेवल के ऊपर आते हैं, चलो सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। चलो इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा, ये सभी लेवल पर पाया जाता है जी, सभी पे आता है, प्रोड्यूसर को छोड़कर, प्रोड्यूसर वाली लेवल को छोड़कर ये सभी में आ देगा। क्लियर है गया जी, बिल्कुल सही रहेगा। ओके, क्लियर है। चलो बहुत बहुत बढ़िया, आपका हिंदी का क्लास शुरू हो गया है, तो इसी की वजह से ये होमवर्क है आप सभी के लिए, ठीक है, होमवर्क है आप सभी के लिए। और उसी तरह से आप सभी को एक और इंफॉर्मेशन में देना चाहूंगा कि आज शाम को ठीक 5 बजे, आज शाम को ठीक 5 बजे आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू वाला सेशन लेने वाला हूं, जहां पे अगर कोई DSSB, KVS या किसी भी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहा है तो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए वो जो है आपको काम आने वाला है। तो आज ठीक 5 बजे जो है सभी लोग जुड़ जाएंगे अपनी इस सेशन के साथ, जहां पर मैक्सिमम मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन लूंगा जो आपके बीपीएससी, केवीएस, सीटेट, यूपीटेट और DSSB भी अगर दे रहे हो, इन सभी एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू में आज से शुरू करने वाले हो। ये अपनी नई सीरीज रहेगी जहां पर हम विज्ञान और कुछ जो है आपके जीके जीएस के भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है जी। तो सभी लोग आएंगे कितने बजे, 5 बजे आएंगे, वहां पर और जबरदस्त तरीके से हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।